हेलो, नमस्कार साथियों। ये यूपी टेट की श्रृंखला में ये दूसरा वीडियो है मेरा और आज के दिन ही तो उसको दोबारा शूट करना पड़ रहा है। तो देखिए, मैंने आपसे वादा किया था कि इसको दूसरी वीडियो में टॉपिक समझाया जाएगा। पहला यूनिट का पहला टॉपिक लेने जा रहे हैं और यूनिट है समावेशी शिक्षा। बोर्ड पर लिखी हुई है, समावेशी शिक्षा को अंग्रेजी में इंक्लूसिव एजुकेशन का नाम दिया जाता है। शब्द से समझ गए होंगे, कुछ ना कुछ इसमें समावेश हो रहा होगा। तो इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करेंगे? एक तो समावेशी शिक्षा कवर करेंगे, दूसरा विशिष्ट शिक्षा कवर करेंगे, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है मुख्यतः उसको जानेंगे। फिर संसाधन शिक्षक, फिर सामान्य शिक्षक, इनके बीच में मुख्य रूप से क्या अंतर है इसको समझेंगे। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो आसानी से अगर इन दोनों टॉपिक समझ जाएंगे तो इस चीज़ को भी समझने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। सामान्य बालक और विशिष्ट बालक क्या होते हैं इनको समझेंगे और इन सब की आवश्यकता पड़ी क्यों, यानी समावेशी शिक्षा की सरकार को ज़रूरत पड़ी क्यों, ये टॉपिक हम पहले ही समझाएंगे आपको। तो इसी क्रम में हम आपको पहले टॉपिक को देखते हैं, समावेशी शिक्षा। तो हम समावेशी शिक्षा समझने से पहले जान लें कि सामान्य शिक्षा क्या होती है। सामान्य शिक्षा एक आम बोलचाल की भाषा में जैसे सामान्य बालक होता है, जिसको कोई दिक्कत नहीं होती, जिसका बौद्धिक स्तर ठीक है, शारीरिक रूप से कोई दिक्कत नहीं है, शारीरिक रूप से सक्षम बालक है, जब वो किसी विद्यालय में प्रवेश लेता है तो प्रवेश के समय उसको किसी प्रकार के दुर्व्यवहार का, किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। तो सामान्य बालक जब विद्यालय में प्रवेश लेता है तो उसको सामान्य शिक्षक के द्वारा, जिसने प्रशिक्षण में बीएड या बीटीसी कर रखा हो, ऐसे शिक्षक के द्वारा जब उसको पढ़ाया जाता है तो ये सामान्य शिक्षा की सामान्य अवधारणा है। तो एक बार फिर समझ लें, सामान्य बालक विद्यालय में जब प्रवेश लेता है उसको कोई समस्या नहीं होती, सामान्य बालक है, सामान्य तरीके से उसका प्रवेश हो जाएगा। उसके लिए क्लास का कोई एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं करना पड़ेगा। सामान्य शिक्षक यानी बीटीसी या बीएड के शिक्षक के द्वारा उसको पढ़ा दिया जाएगा। तो ये बालक, जो इस बालक की शिक्षा कहलाएगी, सामान्य शिक्षा कहलाती है और ऐसा बालक सामान्य बालक होता है। अब थोड़ा सा आगे इस टॉपिक को समझें। कभी कभी आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे भी आ जाते हैं जिनको आपने पढ़ाने की कभी ट्रेनिंग नहीं ली। मान लीजिए आपकी क्लास में एक ऐसा बच्चा आ गया जिसको श्रवण दोष है, यानी कि वो बोलते समय सही शब्दों का उच्चारण नहीं कर पा रहा है, आपकी बात को सही पकड़ नहीं पा रहा है। श्रवण दोष हो सकता है, दृष्टि दोष हो सकता है, या चलने संबंधी दोष हो सकते हैं। तो इस प्रकार के बालक आपकी क्लास में जब आएंगे तो आपकी ट्रेनिंग बीएड या बीटीसी की उस तरीके से नहीं करी गई होगी कि आपको इन बच्चों को पढ़ाने की समझ हो। तो ऐसे बालकों को पढ़ाने के लिए सामान्य शिक्षा में, जो सामान्य शिक्षक के द्वारा दी जाती है, सामान्य शिक्षा में कुछ चीज़ें और ऐड कर दी जाएं तो ये शिक्षा समावेशी शिक्षा हो जाती है। यानी कि हम समझें फिर से, सामान्य बालक को जब शिक्षक पढ़ा सकता है और वही शिक्षक उन बच्चों को पढ़ा सके जिन्हें हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कहेंगे। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे क्यों कहेंगे? क्योंकि सामान्य बालक सामान्य रूप से समझने में सक्षम है। विशिष्ट आवश्यकता वाला बच्चा जो है, हो सकता है उसको कुछ समय पढ़ाना पड़े, कुछ समय आराम देना पड़े, हो सकता है उसको आपको अपने क्लास में सबसे आगे बढ़ाना पड़े। तो ऐसे बच्चों को कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य बच्चों के साथ जब पढ़ेंगे तो ऐसी शिक्षा को हम समावेशी शिक्षा कहेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन। अब अंग्रेजी में इसको समझें, इंक्लूसिव एजुकेशन।
क्या किया हमने, इंक्लूड कर लिया। फिर से समझिए, किसको इंक्लूड कर लिया, हमने सामान्य बच्चों के सेटअप में, सामान्य बच्चों के सेटअप में विशिष्ट बच्चों को इंक्लूड कर लिया, विशिष्ट बच्चों को इंक्लूड कर लिया है। तो ये शिक्षा हो जाएगी समावेशी शिक्षा। तो कोई दिक्कत हो रही है तो आप इसमें दोबारा समझने की कोशिश करें। समावेशी शिक्षा में क्या है, जब सामान्य बालक के साथ साथ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे पढ़ते हैं तो ये शिक्षा समावेशी शिक्षा हो जाती है। सिंपल सी बात है, इसको समझ में आएंगे तो आगे के एग्जाम्पल्स में और समझेंगे कैसे बालक होंगे ये। अब आती है हमारी इसी में एक दूसरी टॉपिक, विशिष्ट शिक्षा। अब विशिष्ट शिक्षा सामान्य शिक्षा की पूरक मानी गई है, क्योंकि हम आरटी एक्ट में 100% बच्चों का इंक्लूजन चाहते हैं, सारे बच्चे पढ़ें और दिव्यांग हों, चाहे वो समाज में किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों, वंचित वर्ग हो, किसी भी श्रेणी का बालक हो, हम सबको साक्षरता उपलब्ध कराना चाहते हैं। तो विशिष्ट शिक्षा क्या होती है, इनके लिए विशेष स्कूल होंगे, जैसे अंधे बालकों के लिए विद्यालय होते हैं, श्रवण बाधितों के लिए विद्यालय होते हैं। इनके लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम होगा, विशिष्ट पाठ्यक्रम होगा, विशिष्ट शिक्षक होंगे, विशिष्ट या विशेष कुछ भी नाम आ जाए, विशिष्ट शिक्षक होंगे, विशिष्ट वातावरण दिया जाएगा। विशिष्ट वातावरण से मतलब है उनके हिसाब से विद्यालय तैयार किए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई चलन विकलांग बालक है, चलन विकलांग बालक है तो स्कूल में रैंप बनेंगे, रैंप बनाए जाएंगे। कोई दृष्टिबाधित है तो उसको हो सकता है लेजर गाइड छड़ियाँ मिलें। हो सकता है कोई श्रवण बाधित हो बालक हो तो उसको एम्पलीफायर मिले जो आवाज़ को बढ़ा देते हैं। तो विशिष्ट वातावरण से मेरा तात्पर्य यही होगा कि बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट स्कूल का अकोमोडेशन चेंज किया जाएगा। तो विशिष्ट बालक में विशिष्ट शिक्षा जो होती है वो विशिष्ट बालकों के लिए होती है। अब विशिष्ट बालक कौन होंगे, विशिष्ट बालक वो हैं यानी सामान्य बच्चों से अलग, सामान्य बच्चों से अलग, जिनकी आवश्यकताएं विशिष्ट हों। यानी जो सामान्य बच्चे चाहते हैं स्कूल के माहौल में, उनसे कुछ विशिष्ट बालक कुछ अलग रिक्वायरमेंट उनकी होती है। तो विशिष्ट बालक क्या है, सामान्य बालकों से अलग, जिनकी आवश्यकताएं विशिष्ट हों, तो ऐसे बालक विशिष्ट बालक कहलाते हैं। इनके लिए विशिष्ट बालकों के लिए अलग से स्कूल होते हैं, अलग से पाठ्यक्रम होगा, अलग से शिक्षक तैनात किए जाएंगे और अलग से स्कूल का एनवायरनमेंट होगा। अब इस पूरे सेटअप में हम देखेंगे कि सामान्य शिक्षा, एक जो सामान्य बच्चे जिसमें पढ़ रहे हैं वो सामान्य शिक्षा है, जिसमें विशिष्ट बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें विशिष्ट शिक्षा है। तो एक नया टर्म क्यों फिर हमने बनाया, समावेशी शिक्षा। अब इसकी आवश्यकता क्यों जान पड़ी, कहीं ना कहीं सरकार इस शिक्षा को लाने के पीछे कोई वजह रही होगी ना। तो सामान्य शिक्षा तो हम सामान्य बच्चों के लिए है, विशिष्ट बच्चों के लिए है, दृष्टिबाधित हों, श्रवण बाधित हों, चलन बाधित हों, मानसिक मंदे तो बिल्कुल ही जैसे हम कहते हैं पागलपन की समस्या जूझ रहे हो ऐसे बच्चे, तो ऐसे बच्चों के लिए विशिष्ट स्कूल थे, सामान्य बच्चों के लिए सामान्य स्कूल थे। तो फिर क्या आवश्यकता जान पड़ी कि हम विशिष्ट समावेशी शिक्षा लाए, क्योंकि दोष थे इस शिक्षा में, कहीं ना कहीं कुछ दोष पाए जा रहे थे। क्या था कि जो बालक इस स्कूल में जाएंगे उनका पृथक्करण हो जाता था। पृथक्करण का मतलब है ऐसे बच्चे
अपने ही कैटेगरी के बच्चों में से पढ़ रहे होंगे। जैसे दृष्टिबाधित स्कूल है तो उसमें सब दृष्टिबाधित बच्चे होंगे, तो वो सोसाइटी से घुल मिल नहीं पा रहे थे। तो इस पृथक्करण के दोष को रोकने के लिए कि सामान्य बच्चे विशिष्ट बालकों को समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो उनके साथ दोस्त बना पा रहे थे, ना सामाजिकरण उनका हो पा रहा था, ना सामान्य बच्चे उनकी आवश्यकता समझ पा रहे थे, ना विशिष्ट बच्चे सामान्य बच्चों के साथ घुल मिल पा रहे थे। पृथक्करण को रोकने के लिए सरकार ने समावेशी शिक्षा को लाए। इसके अलावा सरकार पर आर्थिक बोझ भी आ रहा था। आर्थिक बोझ क्योंकि इनके लिए नया स्कूल तैनात करना है, नया स्कूल बनाना है, नया पाठ्यक्रम डिजाइन करना है, नए शिक्षक भर्ती करने, नया एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, तो आर्थिक बोझ भी था। और कभी कभी ये स्कूल इतने दूर होते थे कि यहाँ तक पहुँचना संभव नहीं था। एक शहर या 2 शहर 3 शहर भी दूर जाना पड़ता था, तो ये कुछ गार्जियंस बच्चों को भेजते नहीं थे। तो पहुँच दूर होने की वजह से भी सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला कि सामान्य शिक्षा विशिष्ट शिक्षा के पूरक के रूप में सरकार ने समावेशी शिक्षा को इंट्रोड्यूस किया। अब ये पूरक कैसे हुई इसको समझ लीजिए। सरकार ने क्या इसमें सुझाव शामिल किए, क्या बदलाव किए, उसको जान लें। पहली बात, एक्सेस स्कूल की जो हमारे पास के सामान्य स्कूल थे, सामान्य स्कूल में ही उनकी पहुंच बना दी। यानी ये जो विशिष्ट बालक हैं, ये बालक स्कूल तक इजीली एक्सेस हो सकते थे, आसानी से पहुंच सकते थे, क्योंकि सामान्य स्कूल में कुछ चेंज किए। आपने देखा होगा विद्यालय में रैंप बनाए गए हैं, दिव्यांग बच्चे उन रैंपों पे आसानी से चढ़ सकें। इको डिसेबल्ड कहें फ्रेंडली टॉयलेट बनाए गए। स्कूल में जो शौचालय हैं वो दिव्यांग बच्चों के हिसाब से बना दिए गए। पाठ्यक्रम में भी थोड़ा सा सुधार किया गया, टीचर्स में भी सुधार किया गया। जो सामान्य शिक्षक था, आप जो शिक्षक हैं, ये सब सामान्य शिक्षक हैं, इनकी फिर ट्रेनिंग की गई। ट्रेनिंग कहाँ हुई? आपकी डाइट लेवल पे ट्रेनिंग हुई होगी, आपकी BRC लेवल पे ट्रेनिंग हुई होगी, ताकि कोई अगर आपके स्कूल में दिव्यांग बालक है तो आप इस बालक को पढ़ाने में सक्षम हो सकें। तो यही सामान्य शिक्षक ट्रेनिंग के द्वारा, ये हमारा सामान्य शिक्षक है, इसी को ट्रेनिंग दी गई, प्रशिक्षण दिया गया। तो ये प्रशिक्षण पाने के बाद ये शिक्षक जो है हमारा गुणवत्ता में बढ़ जाएगा। सरकार ने इसको दे दिया संसाधन शिक्षक, संसाधन शिक्षक, रिसोर्स टीचर। अब हमारा टीचर सामान्य टीचर था, वो क्या हो गया? रिसोर्स टीचर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो सामान्य बच्चों को भी पढ़ा सकता है, और अगर कोई विशिष्ट आवश्यकता वाला बच्चा आता है तो उसको पढ़ाने में भी सक्षम है। तो हमने आपको बता दिया कि समावेशी शिक्षा का जो अवधारणा है वो पूरक के रूप में, किसके पूरक के रूप में है? जो बच्चे विशिष्ट स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, विशिष्ट स्कूल उनसे दूर हैं, तो वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति कहाँ कर सकते हैं? समावेशी स्कूलों में कर सकते हैं। सामान्य स्कूलों में एनवायरनमेंट चेंज होगा। अब हमने यहाँ जान लिया कि सामान्य शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा और समावेशी शिक्षा क्या है। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट में आप एक बार बता दीजिए, तो हम आपको डायरेक्ट एक छोटा सा वीडियो बना के फिर से दोबारा समझा देंगे। यहाँ पे हमारा टॉपिक नया फिर बनेगा संसाधन शिक्षक, जो भी हमने बताया फिर से समझ लीजिए। संसाधन शिक्षक वर्सेस सामान्य शिक्षक। संसाधन शिक्षक रिसोर्स टीचर है। उसका मतलब ये है कि ये शिक्षक दिव्यांग बच्चे, उनको पढ़ाने में सक्षम है, सृजनात्मक बच्चों को पढ़ाने में सक्षम है, प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाने में सक्षम है। अगर कोई वंचित वर्ग का बालक है उसको पढ़ाने में सक्षम है। तो ऐसे जो बच्चे हैं
जो इस कैटेगरी में फॉल्स करेंगे। यहाँ तक कि अपराधी बच्चे भी होते हैं, उन्हें भी पढ़ाना पड़ता है कभी कभी। अपराधी वर्ग में जो बच्चे आते हैं उनको भी पढ़ाना पड़ता है। तो ऐसे शिक्षक इन बच्चों को पढ़ाने में पूर्णतः सक्षम होते हैं। रिसोर्स टीचर दिव्यांग बच्चे हों, सृजनात्मक बच्चे हों, प्रतिभाशाली बच्चे हों, वंचित वर्ग के बच्चे हों, अपराधी बच्चे हों, या और भी मानसिक मंदित हों, बहुत सारी कैटेगरियाँ, पिछड़े बालक बच्चे हों, इन सब में पढ़ाने में वो सक्षम होते हैं। तो संसाधन शिक्षक सामान्य शिक्षक से एक कदम आगे होता है। और सामान्य शिक्षक वही है जो हम और आप बीएड बीटीसी की ट्रेनिंग से बनते हैं। या बीटीसी को डीएलएड कहा जा रहा है। तो इतना बात समझ ली। आवश्यकता क्यों पड़ी, मैंने बता दिया कि पृथक्करण खत्म करने के लिए। पृथक्करण खत्म हो जाता है, सामान्य बच्चा विशिष्ट बालक के साथ बैठेगा, विशिष्ट बालक सामान्य बच्चे के साथ बैठेगा। तो इसीलिए सोसाइटी में जो गैप बनता है वो पृथक्करण खत्म हो जाता है, दोनों एक दूसरे से मिलजुल सकते हैं। आर्थिक बोझ कम पड़ेगा सरकार पर। शैक्षिक एकीकरण हो जाता है, शैक्षिक एकीकरण हो जाता है। और चौथा, समाज में सामाजिक भाईचारा बढ़ता है। दिव्यांगों के प्रति जो हमारी सोच है वो बदलती है। अब इसमें कुछ टॉपिक्स आएंगे जो यूपी टेट सी टेट में बहुत बार पूछे जाते हैं। ये टर्मिनोलॉजी है, ये रिसोर्स टीचर और जनरल टीचर के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक टर्मिनोलॉजी आती है CWSN, इसको समझ लीजिए। बस नाम में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है वही सब चीज़ें जो भी इस वीडियो में पढ़ा रहे हैं। CWSN चिल्ड्रन या चाइल्ड, कुछ भी करके आए, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। पहले ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं की जाती थी, पहले हम इसको करते थे CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, विशिष्ट बालक पहले इनको कहा जाता था। तो चूँकि शब्दों का बड़ा अंतर पड़ता है, अब एक बालक हम लिख दें सामान्य बालक, तो अब कोई ये प्रश्न कर सकता है ये सामान्य बालक और ये विशिष्ट बालक है, तो ये टर्मिनोलॉजी कुछ अधूरी लग रही थी, कुछ भेदकारी लग रही थी, तो इस टर्मिनोलॉजी को चेंज कर दिया जाए। अब विशिष्ट बालक शब्द पुराना शब्द हो गया है, अब इसके स्थान पर नया शब्द इस्तेमाल करते हैं। वो शब्द है आपका विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। अर्थात बालक तो वही है लेकिन उसकी आवश्यकताएं यहाँ पर विशिष्ट हैं। तो ये सब विशिष्ट बालक शब्द अब अधिक बेहतर हो गया है और इसको अंग्रेजी में हम CWSN के नाम से जानते हैं। तो हम अपने जो भी सवाल आएंगे खासकर सी टेट यूपी टेट में, वो CWSN के संदर्भ में भी आते हैं। कहीं आपको विशिष्ट बालक लिखा मिलेगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि आप इसका अपग्रेड वर्जन में विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। CBSE बोर्ड हो, आपका यूपी बोर्ड हो, आपके प्राइमरी बेसिक शिक्षा के तमाम आदेश होते हैं, इसमें विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष रूप से शैक्षिक आवश्यकताओं पूरा करने के लिए भरसक प्रयास किया जाना शुरू कर दिया है। सरकार ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है कि इन बालकों को स्पेशली हमको शिक्षा की मेन स्ट्रीम में लेके आना है। तो सामान्य बालक, विशिष्ट बालक अब जो है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हो गए हैं। इसी में एक टर्मिनोलॉजी आएगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, RCI और PWD, और एक आता है RPWD। देखिए आपने नाम सुना होगा NCTE का, सबने सुना होगा। अगर आपने BTC की है तो निश्चित रूप से सुना होगा, क्योंकि हमारी ये सारे कोर्स जो होते हैं वो NCTE से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये संस्था हमारी 1993 में बनी थी, बाद में 1973 में बनी थी एक्चुअली, बाद में इसको 1993 में एक्ट के द्वारा
लाया गया, 1995 में इस्टेब्लिश की गई ये संस्था एज ए एक्ट। तो एनसीटी आपकी वो बॉडी है जो आपको बीएड जैसे पाठ्यक्रमों की मान्यता प्रदान करती है। एनसीटी के अलावा अगर कुछ बच्चों को पढ़ाना है जो विशिष्ट आवश्यकता वाले हैं, तो उनके पाठ्यक्रम को मान्यता जो है, उनके पाठ्यक्रमों को मान्यता आरसीआई के द्वारा मिलती है। रिहैबिलिटेशन, पूरा नाम लिख दे रहे हैं, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया को हिंदी में कहेंगे भारतीय पुनर्वास परिषद। पुनर्वास से संबंध में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं इसको दोबारा से बसाने की कोशिश कर रहे हैं। बसाने का मतलब यहाँ समझ लीजिए कि ये बच्चे जो मुख्यधारा में नहीं हैं, इनको मुख्यधारा में लाने की कोशिश की जा रही है। ये काउंसिल जो बनी है 1992 में स्थापित की गई है। हेड क्वार्टर इसका नई दिल्ली में स्थित है। ये बहुत फैक्ट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, न्यू दिल्ली में स्थित है। इस फैक्ट को दिमाग में रख लीजिए। तो अभी हमने जाना एनसीटी सामान्य बीएड बालकों के लिए, जो बीएड शिक्षक हैं, अध्यापक शिक्षक हैं, उनको पाठ्यक्रम को मान्यता देगी। जैसे कि आपका बीएड और एमएड जैसे पाठ्यक्रम, बीएड, एमएड और अब देखा जाए तो आईटीईपी, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, इन सब की मान्यता जो है जिस बॉडी के द्वारा दी जाती है वो आपकी एनसीटी है। लेकिन अगर कोई विशिष्ट आवश्यकता वाले क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाह रहा है तो उनके पाठ्यक्रम को डिजाइन करना, उनको मान्यता देना, ये आरसीआई काम है। आरसीआई का मतलब है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। भारतीय पुनर्वास परिषद 1992 में स्थापित किया गया। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब इसी में एक और शब्द आएगा पीडब्ल्यूडी। सामान्यतः पीडब्ल्यूडी का मतलब आप लगाते हैं पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट से, लेकिन शैक्षिक अर्थ में इसका मतलब बदल जाएगा। पीडब्ल्यूडी का मतलब है पर्सन विथ डिसेबिलिटी। हालांकि ये शब्द बदल गया है, डिसेबिलिटी का डिफरेंटली एबल्ड शब्द आ गया है, लेकिन पुराना शब्द इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ। पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि वो व्यक्ति जो किसी प्रकार से विकलांग हैं, और सरकार ने इसको 1995 में एक्ट के रूप में बनाया था, 1995 में। विकलांग का मतलब है सरकार ने 7 प्रकार की विकलांगताएं इसमें शामिल की गई थी। 7 प्रकार के विकलांग व्यक्तियों को इसमें सरकार मदद करती थी, चाहे वो नौकरी में करे, चाहे शैक्षणिक सपोर्ट में करे, चाहे सामाजिक रूप से स्थापन में करे, किसी न किसी माध्यम से सरकार इस एक्ट के माध्यम से उनमें तमाम ऐसी चीज़ें इंक्लूड कर देती थी जो सामाजिक रूप से वो सोसाइटी में घुल मिल सकें। यानी पीडब्ल्यूडी एक्ट पहला एक्ट था जो दिव्यांगों को नज़र में रख के बनाया गया था। 1995 में एक्ट बना है। विकलांग श्रेणी में 7 प्रकार की विकलांगताएँ थीं। बाद में देखा गया सरकार ने कि बहुत सारी विकलांगताएँ बढ़ गई हैं, तो फिर इस एक्ट में 2016 में कुछ परिवर्तन किए गए। द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट लेके आई सरकार, और इस एक्ट के थ्रू सरकार ने विकलांगताओं की संख्या को 21 कर दिया गया। इसमें कुछ आधुनिक विकलांगताओं को शामिल किया, जैसे ऑटिज्म है, ऑटिज्म या एसिड अटैक के कोई पीड़ित हैं, या फिर कुछ अलग तरीके की विकलांगताएं शामिल की गई, जैसे कि एक बीमारी होती है जिसमें हर हफ्ते ब्लड बदलना पड़ता है, रक्त विकार है, उसका नाम मुझे भी इसमें याद नहीं आ रहा, मैं नाम कोशिश कर रहा हूँ कि याद कर लूँ। चलिए याद आता तो मैं इसको फिर कमेंट करके बताता हूँ। तो अब सरकार ने अधिनियम के तौर पर 2 मुख्य अधिनियम बनाए हैं, एक 1995 का अधिनियम है और एक 2016 का अधिनियम है। इसके अलावा दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित संस्थान हैं। इन संस्थानों को
आप एक लिस्ट के द्वारा या मैं कहीं और आपको भेज दूंगा। जैसे श्रवण बाधितों के लिए कहाँ संस्थान है, अस्थि बाधितों के लिए कहाँ संस्थान है, देहरादून में जो दृष्टि बाधितों संबंधित संस्थान है, ऐसे प्रमुख संस्थानों की चर्चा आपको लिस्ट के रूप में पहुंचा दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपको दोबारा नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। थैंक यू।